विशेष सत्र बुलाकर चुनाव के दौरान 5 राज्यों के महिला शक्ति वंदन के आड़ में परिसीमन का बिल लाया गया, जो विपक्ष की एकता से घिर गया। उसके बाद से अचानक पूरे देश को महिला रिजर्वेशन पे चर्चा करने का और फिर से विमर्श करने का या महिलाओं के सवालों पर बात करने का मौका मिला है। उसका एक और रीजन मुझे जो समझ में आता है वो ये कि बंगाल इलेक्शंस, जिसमें एक महिला चीफ मिनिस्टर थी और उसकी पार्टी जिसने महिलाओं को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन देकर संसद में पहुंचाया, टिकट देकर, रिजर्वेशन ना कहें, पहुंचाया, वो सामने थी। और वो बंगाल जहां पे महिला हकों के लिए सामाजिक एक मूवमेंट का पूरा इतिहास रहा है, तो वहां से जो महिला सांसद निकली है कहीं ना कहीं वो महिलाओं की आवाज को रिप्रेजेंट करती हुई दिखती हैं। उसमें महुआ मोइत्रा हो, उसमें सायनी घोष हो। ये महिला सांसदों के लिए नहीं, देश के तमाम पुरुष सांसदों के लिए भी एक सीखने लायक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो ऐसी महिलाएं जब सामने थी तभी ये विशेष सत्र बुलाने की पॉलिटिक्स समझ में आई, सत्ता में बैठे उन लोगों को जिनके ऊपर भारत में भी और विदेश में भी एप्स्टीन फाइल जैसे आरोप लग रहे थे, जहां महिलाओं को ना केवल सेक्सुअली अब्यूज करना बल्कि उनको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश हो रही थी। एक तरह से पूरी दुनिया में इनकी भद पिट रही थी, नाम आ रहा था। और देश में भी जो इनके ऊपर किताब लिखने वाली महिला नेता है वो और उनके तमाम और जैसे और लोग खुल के इनके अपने चरित्र की कहानियां सुना रहे थे। तब उस वक्त पे महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम लिया गया और देश भर में खूब जोर शोर से सत्ताधारी पार्टी, जो इस वक्त देश के 21 राज्यों के पास लगभग जहां उनकी सरकारें हैं और 10,000 करोड़ से ज्यादा उनके बैंक बैलेंस है, पार्टी का बेइंतहा देश की संपत्ति पर उनका कब्जा है, वो खूब जोर शोर से देश की महिलाओं को खड़ा कर रहे हैं। इस शहर तक आती हूँ बात करते हुए तो मुझे मालूम है जहां तक कि जब वो आए बनारस में या आते हैं बार बार, 25 बार आ चुके हैं, तो महिलाएं जो जुटाई जाती हैं, भीड़ में ज्यादातर महिलाएं ही जुटाई जाती हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता लेबर है, तो वो उनको 300-350 रुपए दिहाड़ी दिया जाता है और ज्यादातर वो नाबार्ड से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की सखियों के द्वारा बुलाई जाती हैं। उनको मैंडेटरी किया जाता है और महिला कॉलेज की लड़कियां, नर्सिंग कॉलेज की लड़कियां जुटाई जाती हैं जो आके अगवानी करें उनको और हाथ हिलाएं और दिखाएं कि महिलाएं कितनी साथ हैं उनके। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। चुनाव दर चुनाव लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी महिलाएं काम आ रही हैं, क्योंकि 5 किलो राशन उनके लिए जरूरत है और 5 किलो राशन के अलावा उनको घर आवास देना है, 1-2 लाख रुपए देने हैं, शौचालय देना है, या और भी जितनी लाभार्थी योजनाओं के अलावा विधवा महिला, एकल महिला, जिस तरह की भी महिलाएं हैं उनको पैसे देने हैं। तो 2,500, 500, 1,500 यही पैसे होते थे। वो योजनाओं का जो पैसा है उन योजनाओं को रोक कर चुनाव के वक्त में उन्हीं योजनाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के वोट खरीदे जा रहे हैं। कहाँ ये जा रहा है? कहीं ना कहीं ये चर्चा में भी है कि महिलाओं का जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ा है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं, ये भी पता है। लाइन में लग के औरतों का वोट परसेंटेज ज्यादा होता है, भले ही चुन कर जाने वाली महिलाओं का परसेंटेज अभी तक नहीं ज्यादा हो पाया है। 14%, 15%, राज्यसभा में 17%, यही वर्तमान में स्थिति है। विधानसभाओं में 10% है, कहीं कहीं 8-9% है। तो ये हमारे देश की कुल मिलाकर महिलाओं की पॉलिटिक्स में जो आज का विषय है, स्थिति है। मैं थोड़ा सा अगर उसके इतिहास में जाऊं तो जब हमारे महेश जी ने भी कहा और पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमें पता है कि 200 साल के जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास रहा है उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है।
और अगर महिला की वैसे कहूं तो तमाम हर वर्ग की, हर समाज की महिला उसमें कूदी। लेकिन साथ में मैं अगर अपनी बात करूं, जो मैं ज्यादा जानती हूँ उसकी ही बात करूंगी, तो कस्तूरबा एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन उसको गांधी लगातार साथ लेकर चले। वो दक्षिण अफ्रीका से लेकर के और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने अहिंसा की ताकत को सीखा किससे, तो बा से सीखा। साफ साफ उन्होंने लिखा है कि मैं जो सत्याग्रह और अहिंसा और इसकी जो भी बात करता हूँ सत्य की, वो मैंने बा से सीखा। और पूरी तरह से महिलाओं का रोल जो है, वो चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो, चाहे अमृत कौर हो, चाहे उषा मेहता हो, चाहे तमाम महिलाओं का, मतलब एक पूरी श्रृंखला, मतलब एक लेगेसी है औरतों की जो जो लड़ी हैं। और आप पहले जाए तो बेगम हजरत महल और झांसी की रानी से शुरुआत होती है उस तरह से, और झलकारी बाई और हजारों लाखों महिलाएं, सावित्री बाई फूले और पहले गई, तो उनकी संघर्ष, ऐसी तमाम महिलाएं हैं। दांडी यात्रा में जब बापू गए तो उनके साथ एक मुस्लिम महिला ही थी जो उनके साथ उपवास पे भी रही और पूरे टाइम उनके साथ पैदल चली वहां शांति के लिए। तो एक बहुत बड़ी, मैं अगर नमक दांडी यात्रा की बात करूं तो बापू ने उसकी मशाल देते वक्त सरोजनी नायडू को कहा, या दंगे रुकवाते वक्त भी कहा कि आप साइनाइड के कैप्सूल लेके जाइए, लेकिन जाइए, मर जाइएगा, आपके ऊपर आक्रमण होगा। उन्होंने पूछा कि इज्जत कैसे बचाएंगे अगर हमला होगा, तो कहे मर जाइए लेकिन लड़िए वहां जाके, और झंडा तब तक थामे रहिए जब तक आपका हाथ न टूट जाए, ये बापू ने कहा था। तो वो औरतों की जो भीड़ खड़ी हुई थी उस वक्त पे, वो लड़ाकू और जुझारू, वो खादी का काम करती थी, वो शराब बंद की दुकानों पे जाके पिकेटिंग करती थी, वो जो घायल होते थे उनकी सेवा ही नहीं करती थी, वो हर काम जेल में जाने से लेके सब कुछ कर रही थी। तो ये लेगेसी थी हमारी। तो जब आजादी के बाद हमारा संविधान बनने लगा, उसमें 15 महिलाएं पहुंची, उनमें से जब ये बात कही गई, रिजर्वेशन पे, महिला रिजर्वेशन की बात आई, तो वहां पे जो रेणुका रे थी उन्होंने जवाब दिया कि मुझे रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। हम जेंडर पे जस्टिस की बात थी, जेंडर पे रिजर्वेशन की बात नहीं थी। उनको विश्वास था, क्योंकि वो इतना लड़कर आई थी, कि हमारे देश में हमको बराबरी का हक मिलेगा, वोट का अधिकार आपको बराबरी का, इसीलिए शायद दुनिया के और देशों की तरह नहीं मिला भी। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि हम 70 साल से देख रहे हैं कि वो जेंडर जस्टिस कहीं आया नहीं। 1996 में पहली बार ये महिला रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट हुआ और अपने ही कंट्राडिक्शंस में उलझ के रहा, क्योंकि कोटा विद इन कोटा की बात को लेकर के तमाम लोगों को ऑब्जेक्शन था। और उसके बाद उसके अलावा ये भी था कि हर बार रोटेशन में वो सीटें चेंज हो जाएंगी, रिजर्व सीटें चेंज हो जाएंगी, ये भी कारण था। खाली यही नहीं था कि कोटा विद इन कोटा है, उसको लेके ओबीसी वर्ग का ऑब्जेक्शन था। और उसमें जो सामाजिक न्याय से के नारे के साथ काम करने वाली पार्टियां थी, खासकर उनका विरोध था, जिसको बहुत निगेटिविटी के साथ दिखाया जाता है। और उसके कारण ये 27 साल से लटका हुआ है, 3 बार 4 बार प्रेजेंट हुआ, हर बार सत्र के अंतिम दिन एक रिवाज सा बन गया था कि महिला रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, लोकसभा में गिर जाएगा और कहीं गिर जाएगा, 2 लोगों के विरोध से गिरेगा, 4 लोगों के विरोध से, लेकिन नहीं पास होने वाला था। क्योंकि जो सदस्य थे वो सब बाहर आने के बाद आपस में बातचीत में हंसते हुए ये कहते थे, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि अब सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। यात्रा कहाँ से शुरू हुई कि तब कोई तैयार नहीं था अपनी सीट छोड़ने के लिए। अरे क्या करेंगी ये लोग आकर के, अरे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। और आज भी तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देने के लिए नहीं आता, क्योंकि लोकसभा का सभापति कहता है कि विपक्ष की महिला नेता आपको दांत काट लेंगी। तो अभी इतना डरते हैं, इतना दिक्कत है। आप जब बोलेंगी, पहले तो बोलती नहीं भाई, बोलते हैं तो इतनी दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इतनी होती है कि आप डर के सब भाग जाते हैं आप, और तब कैसे होगा जबकि उसमें से सीटें छोड़नी पड़ेंगी। 78 है तो दिक्कत है, 180 हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? माहौल ही बदलना पड़ेगा। तब ये जो अनाप शनाप अनर्गल भाषाएं बोली जाती हैं अंदर, वो कैसे चलेंगी? वहां पे बैठने वालों का चयन किस आधार पे होगा? वो इस आधार पे होगा कि वो मैथिली ठाकुर हो, कंगना रनौत हो,
या जया प्रदा टाइप इसी किस्म के लोग चाहिए उनको, जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड ना हो, उनका कोई स्टेक ना हो, उनकी कोई समझदारी ना हो, चेतना की बात है। तो मैं कुछ 2-3 सवाल इस पे मेरे दिमाग में जो है मैं जरूर खड़ा करना चाहूंगी कि बहुत ईमानदारी से हम लोग कह रहे हैं कि हाँ कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। पहले तो शुरुआत में ये बात को लेके समझदारी नहीं थी, लोग ये बहुत रिएक्ट कर रहे थे कि औरतों को मत बांटिए, कम से कम इस तरह का जवाब उधर से आता है, अरे पास तो हो जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा, कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे थे उनसे ही सवाल है मेरा कि आपकी पार्टियों में रिजर्वेशन देने से या उनको जगह देने से किसने रोका था? क्या आपके यहाँ महिलाएं नहीं है, सदस्य नहीं है आपकी पार्टियों में? क्या आपका महिला सेल काम नहीं करता है? क्या आपके लोग कार्यकर्ता आगे नहीं आना चाहते हैं? वो जो आपकी पार्टियों में आकर आपके झंडे उठाकर खड़ी रहती हैं, हमेशा लगातार हर जगह आपको जरूरत पड़ती है, उनको आप आगे नहीं बढ़ा सकते? इस देश में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और एक झटके में उसमें कोटा भी है, रिजर्वेशन भी है और बिना किसी ताम झाम के लागू हुआ, तो 14-15 लाख महिलाएं आज चुन के तो आ रही है ना। सौभाग्य से मैं गांधी विद्या संस्थान में उस समय मैं पढ़ रही थी और पहला जो पंचायती राज का इलेक्शन हुआ और पंचायती राज सरकार का जो विभाग था केंद्र से, उन्होंने विजय रंजन दत्ता जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे वहां पे, उनको प्रोजेक्ट मिला कि इसकी स्टडी की जाए और शोएब सर सोशियोलॉजी के थे, उनको भी प्रोजेक्ट मिला था और मैं उस प्रोजेक्ट में एक सर्वेयर के तौर पर शामिल थी। 2 ही 3 लोगों की हम लोगों की टीम थी, 2 महिलाएं और एक लड़का था। हम तीनों लोग इस शहर के, तब बनारस जो है भदोही और क्या बोलते हैं इधर चंदौली वगैरह सब मिला के पूरा बनारस था, 650 महिलाओं का हमने इंटरव्यू किया जो पहली बार पंचायतों का वो लड़ी थी, मतलब चुनाव लड़ी थी और उनकी नियरेस्ट कंटेस्टेंट जो थी उनका हमने इंटरव्यू किया था। वो रिपोर्ट शायद अगर खुला होता तो गांधी विद्या संस्थान में आज भी पड़ी होगी। और जब उसको रिपोर्ट प्रेजेंट करने के टाइम सेमिनार होता है, आप लोग सब जानते ही हैं, सेमिनार हुआ, पूरा हॉल खचाखच भरा था, प्रधान जी लोग आए, बंदूक ले के सब पहुंचे हुए थे और बहुत सारे बड़े बड़े माननीय लोग थे और प्रधान माने बड़ी चीज हो गया था ना, तो वो सारे लोग आए हुए थे और इतना गर्म माहौल, इसी बात पे गुस्सा की ये अनर्थ किया है और सब यही भाषा, मैं तो कम एज की उस समय पढ़ रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि इतना गुस्से में थे, कहे कौन ही बेवकूफ जो है ये सब आइडिया देता है, इन लोग को बंदूक चलाने आता नहीं है, थमा दिया है सबके हाथ में। ये भाषा थी, मुझे कभी नहीं भूलती वो लैंग्वेज। तो आपके अंदर जो कीड़ा है ना, आप अगर जाति का कीड़ा सूंघ लेते हैं तो हम भी जेंडर का कीड़ा सूंघ लेते हैं। हमें पता है आपको दिक्कत हमसे हो रही है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप कोई महिला आपके बराबरी में बैठकर विमर्श करे, बोले, बैठे, तो आप उसको कैसे सुनेंगे इतनी देर? तो ये चीज आपके अंदर है, आप चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे सामाजिक दायरे में, मैं 25 साल से 30 साल से सोशल कॉज के लिए लगे हुए लोगों के बीच में हूँ। क्या हाल है नीता दी, जानती है ना जेंडर की समझदारी होना, पढ़ लेना और सेंसिटिविटी होना और खुद को बदलना, उसमें आपको खुद को डी क्लास करना पड़ता है। बहुजन समाज के बीच में ही काम कर रही हूँ, भले ही नहीं हूँ उस समाज से, तो लगातार काम कर रही हूँ। सबसे ज्यादा रो रही हैं वहां भी औरतें, शराब पी के पिटाई खा रही हैं। 25-30% से ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जो औरतें ही चलाती हैं एकल तौर पर, और वो उनके साथ भी मीटिंग करते वक्त मुसहर बस्ती में भी आपको वहां पे कोई पुरुष आके डिस्टर्ब करने लगता है कि नहीं बोलने देंगे आपको, क्यों आप हमारी औरतों को बिगाड़ रही हैं। तो ये समस्या थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक है और वहां पे आप समझदारी, मैं नहीं कहती, मैं उनको मानसिक रूप से बीमार मानती हूँ, मुझे कोई चिढ़ नहीं होती है। नारीवाद का जहां तक सवाल है ना, नारीवादी आंदोलन भी बराबरी के मजदूरी के लिए शुरू हुआ था, कोई इसलिए नहीं शुरू हुआ था कि हमको स्वच्छंदता चाहिए और हमको घूमने की आजादी 12 बजे रात को चाहिए, नहीं, उस औरत के लिए शुरू हुआ था जो अपनी मेहनत मजदूरी चाहती थी और छुट्टी चाहती थी, 8 घंटे की मजदूरी के बाद छुट्टी चाहती थी, उसके लिए शुरू हुआ था नारीवादी आंदोलन। और पूरी दुनिया में जो मजदूर औरतें थी उनकी रिकॉग्निशन, आज किसान के रूप में रिकॉग्निशन बहुत लड़ाई के बाद भी है क्या?
1% से 2% महिलाएं शायद होंगी जिनके नाम पे खसरा खतौनी होगी, में नाम कहीं होगा, अभी भी नहीं है, प्रॉपर्टी राइट कहीं नहीं है, तो मुश्किल है कहीं पे। मैं अपना नाम अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी में, क्योंकि पति के प्रॉपर्टी पे तो हमें राइट मिला नहीं है अभी तक, मिलेगा भी नहीं क्योंकि आप एकजुट हैं, तो हमारे पास जब हम अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी में अपना नाम दाखिल कराने, तो बलिया तहसील के वकीलों ने बोला अंग्रेज हो, लंदन समझा है, जाओ बनारस जाके करा लेना, यहाँ कोई औरत लड़की वड़की का नाम नहीं दाखिल करते हम लोग, ये काम ही नहीं करेंगे, हम पैसा दे रहे हैं, लिख लीजिए करना, जाइए मैं बनारस आके दर्ज करवाइए। मुझे मिला कुछ नहीं फिर भी, क्योंकि वो लोग छोड़ के निकल गए थे, तो वो प्रॉपर्टी मुझे कहाँ मिलनी थी, पर मैंने वसीयतनामा बनवाया, जिद्द में बनवाया। तो हमारा संघर्ष इस तरह शुरू होता है, तिहरा अपने आप से, अपने घर वालों से और समाज से, और फिर जब राजनीति में जाइए और काम में जाइए तो वहां तो ये 4 बार हमको लड़ना पड़ता है। हम अगर नहीं रह पा रहे हैं वहां पे, टिक नहीं पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कमी है कि ये चारों जगह पे आते आते कई बार हम छूट जाते हैं। कोई घर में अपने आप से लड़ने में टूटता है, कोई परिवार से लड़ने में टूट जाता है, कोई समाज से लड़ने में छूट जाता है, और बाहर राजनीति में आने के बाद तो वो है ना, क्या नाम, अमरदेव, क्या नाम है उसका, अमरदेव, वो छूट गए, उनका मुकदमा खत्म हो गया, वो छूट जाते हैं, और हर पार्टी में घूम आते हैं उनके जैसे लोग। वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग किसी साधारण औरत के साथ नहीं काम कर रहे हैं गलत, वो उन लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं जो टॉप पे झंडा लहरा रही हैं, इस देश का नाम रोशन कर रही हैं, पर वो वहां भी नहीं बच रही है। तो प्रॉब्लम इतनी गहरी है, इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हम सुरक्षित घर में हैं, नहीं, 70% तो हम पता है कि केसेस घर से आ रहे हैं, वो उदाहरण दे ही रही हैं कि थानों पे आप चले जाइए या कोर्ट में चले जाइए, ज्यादातर चल तो घर ही वालों के झगड़ों से रही है, कोर्ट कचहरी थाना परिवार के झगड़ों से चल रहा है, वो चाहे जमीन को लेके हो चाहे औरत को लेके हो, वो कहते हैं ना जोड़ू जमीन, तो हमारी मानसिकता तो वहां से शुरू होती है ना, ताकतवर के हाथ में संपत्ति की तरह रखी जाने की चीज है, तो वो मानसिकता आज भी नहीं बदल रही है, और इज्जतदार उसी को कहा जाता है जिसकी औरत उसके कंट्रोल में रहती हो। मैं नाम लेके बोल रही हूँ आज, वो नहीं, बहुत बड़े हम लोगों के वो रहे जनसत्ता, फिर गांधी विद्या संस्थान की बात करूंगी। सेमिनार में बैठे थे और गांधी विद्या संस्थान के वर्कशॉप में, मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि ये लोग सब हमारे परिचित परिवार के लोग हैं, प्रभाष जोशी, मेरे बचपन के दिमाग पे वो बातें कैसे क्लिक करती थी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में आज भी अपनेपन से बतिया रहे थे, मेरे पापा बगल में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा हमारे समाज में आज भी इज्जतदार तो उसी को माना जाता है जिसकी बेटी न भाग गई हो। और मेरी जैसी लड़की, मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं जब ये बात मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे ऊपर इतना बुरा उसका असर हुआ कि इसका मतलब है कि मैंने अगर अपनी मर्जी से शादी की तो मेरा बाप इज्जतदार नहीं रह गया। तो अब कहाँ है आप सोसाइटी में, अगर इस कदर वो है, वहां से हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब मेट्रो सिटीज में या और जगहों पर ये एक्सेप्ट करने वाले बाप हमारे सामने भी बैठे हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमारी बच्ची अगर पसंद करती है किसी को या वो अपनी शादी का फैसला करती है और वो सही है, मुझे लगता है कि उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, मुझे जाति से, धर्म से या स्टेटस से बहुत लेना देना नहीं है। बहुत कितना परसेंट है उसका, एकदम 2-4%। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में आती हुई दिखाई देंगी? वो उसके लिए जो जिम्मेदारी थी किसकी थी? आप अगर ब्राह्मणवाद के लिए ब्राह्मण को दोषी बनाते हैं या अपर कास्ट सवर्ण जो 20% 15% लोग हैं उनको दोषी बनाते हैं, तो आप जो पुरुष है 50%, आप अपने घर की महिला को बाहर लाकर खड़ा करने के लिए बराबरी में दोषी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। और कैसे इस जिम्मेदारी से मुक्ति ले लेंगे? तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आप उनको बराबरी में साथ में लेके चलते हुए न दिखाई दें, चाहे आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे कोई समाज की बात कर रहे हो। आप ये कहें कि अरे उनको तो अकल ही नहीं है, उनकी तो चेतना ही नहीं है, उनकी तो समझदारी नहीं है। इसीलिए मैंने कस्तूरबा का उदाहरण दिया, मैं और भी दे सकती थी, सावित्रीबाई फुले का भी उदाहरण दे सकती हूँ। पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाया किसने?
फोटो लगा के हर साल माला चढ़ा देते हैं हम लोग बाबा साहब पे भी। बाबा साहब ने जाति की बुनियाद कहाँ से शुरू की? कहा कि औरत के शरीर से जाति शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जाति औरत की नहीं होती, बदल नहीं सकती भाई, किसी की जाति नहीं बदलती ना, औरत की बदल जाती है क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो आप कितनी बारीकी से कहां कहां पे औरतों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, ये आपको खुद भी एहसास नहीं होता, क्योंकि वही सहजता है, वही आम बात है, वही ठीक है, वही सही लगता है। बहुत बार हम औरतें भी उतना ही तेजी से पैट्रियार्की ढोती हैं। मैं जितनी मतलब मुझे 20 साल हो गए जेंडर पे, मैं बीएचयू के स्टूडेंट से लेके और पता नहीं काशी विद्यापीठ के बीएड के जो टीचर होने जा रहे हैं सबके बीच में जाके वर्कशॉप करती हूँ। और वहां पे एकमात्र सवाल जो होता है ना, ये दो शब्द मुझे हर बार सुनने। अभी मैं गई थी पिछले हफ्ते बीएचयू में, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग थे ज्यादातर, और महिला प्रोफेशनल्स कांग्रेस का एक आयोजन था, वामपंथी संगठन भी शामिल थे उस आयोजन में, बुलाए थे। और यही 2 शब्द मैंने वहां भी सुने, प्रधानपति और महिलाएं, औरत के दुश्मन होती है। स्टैंडर्ड कोटेशन, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। औरत के दुश्मन होती है और प्रधानपति बनते हैं, तो मतलब औरत का अधिकार उसको नहीं देना, रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, या उस पर बात ही क्यों करनी चाहिए, वो अपने लिए खुद दोषी है। तो हम इतनी आसानी से इन चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। 110 के देश हैं दुनिया के जिन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दे रखा है। मैं जानबूझ करके, मुझे याद नहीं रहता है बहुत ज्यादा, इसलिए लिख के लाई। 132 देशों ने कानून या संविधान में जेंडर का कोटा अपनाया हुआ है, और सारे देशों में हम 144वें नंबर पे हैं। टोटल देशों में कितने हम महान हैं, विश्वगुरु तो हैं हम। 33% नेपाल में है, 14% बांग्लादेश, पाकिस्तान में 17%, रवांडा में 30%, युगांडा में हर जिले में 1 सीट। और सबसे बड़ी बात, जिनको पर्दा नशीन कर करके बेइज्जत किया जाता है, आप सुन लीजिए, खासकर रूबी खान जी, यूएई में 50%, बोलीविया में 50%, सेनेगल में 50%, केन्या बुरुंडी में 33%, अर्जेंटीना। और दूसरा जो पार्टी में कोटा देने की बात है, जिसको हम लोग मैं कह रही हूँ कि बहुत नीयत अच्छी है ना हमारे देश में, सारे चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कितनी अच्छी नीयत है कि अपनी पार्टियों में नहीं दे पाते हैं और उसके लिए कहेंगे कि अरे वहां से जब होगा तब ना। अब देखिए, पार्टी कैंडिडेट लिस्ट में कोटा देने वाला यूरोप में, ज्यादातर यूरोप के देशों ने दे रखा है। अर्जेंटीना 30%, फ्रांस, साउथ कोरिया 50%, स्पेन 40%, 50% ऊपरी सदन में, इटली 40%, ग्रीस 40%, इंडोनेशिया 30%। और बिना कानून के पार्टी में अपना कोटा देने वाली लिस्ट जो है उसमें स्वीडन में 46%, नॉर्वे में 46%, और सबसे अच्छा साउथ अफ्रीका में 44%, जर्मनी में 35%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, यूके में 35%। और सबसे खास बात, जिनको सबसे पिछड़ा कहा जाता है, सबसे गरीब और वंचित सो कॉल्ड कहा जाता है, उन देशों की लिस्ट सुनिए जो टॉप पे हैं। रवांडा टॉप पे है, 63.8% महिला सांसद, मतलब देश औरतें ही चला रही हैं। क्यूबा, निकारागुआ, और वार के बाद चला रही हैं वहां पे। क्यूबा, निकारागुआ में बिना रिजर्वेशन के 50% है। इनफैक्ट क्यूबा में 57% है। अरब देशों में भी 50% लागू है, पैरिटी है उनके पास, वो लागू किए हुए हैं। और हम 193 देशों में 144वें में हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं। और हम नारी शक्ति वंदन करते हैं, और यत्र नारस्यु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता भी करते हैं। तो हम लोगों का ये इतिहास है और ये समझदारी है। जेंडर को लेके समझने की जब बात आएगी तो हम मुंह बिचकाते हैं, क्योंकि हमको पसंद नहीं आती हैं वो बातें, और हम बहुत न्याय की बात करेंगे। महिलाओं के बिना कौन सा सामाजिक न्याय होता है, मुझे जरा समझा दीजिए। हम तो घोषित रूप से शूद्रों में शूद्र हैं, बाबा साहब भी बोल के गए हैं, पिछड़ों में पिछड़े हैं, शूद्रों में शूद्र हैं, हर तरह से वंचित हैं। प्रॉपर्टी का राइट बताता है कि हमको नहीं मिलना है, तो हमें जब इस तरह से रिजर्वेशन देने की, भागीदारी देने की बात आएगी, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए तो फिर किसको चाहिए?
और ठीक है भाई, आपके जितनी धूर्तई हम नहीं कर पाएंगे, आपके जितनी हिंसा हम नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज पे नोट पे खत्म करती हूँ, इस देश में कुल 2 चीफ मिनिस्टर्स बची हुई हैं, थी कल तक जो थी ममता बनर्जी। मेरी उनकी पॉलिटिक्स से मेरा कोई बहुत सहमति नहीं है, तौर तरीकों से नहीं है, बावजूद उसके वो महिला अभी 2-3 दिनों से, एक उदाहरण देखिए, बहुत वल्गैरिटी पूर्ण उदाहरण है, इतना गंदा पोस्टर, एब्यूजिव पोस्टर उसका आ रहा है, उसकी व्हाइट साड़ी और पैर के बीच में बंदूक मारते हुए आदमी को घुसा के दिखाया जा रहा है। ये वायरल हो रहा है। एक 75 साल की बुजुर्ग अनमैरिड महिला के ये डिग्निटी है इस देश में, और वो सायनी घोष जो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी पॉपुलर संसद में बैठी है, उसके सिर पे कॉन्डोम पहना के उसका वायरल किया जा रहा है वीडियो। महुआ मोइत्रा जैसी सांसद जो इतनी लड़ाकर, इतनी लर्नेड लेडी है, जब अभी आ रही थी दिल्ली प्लेन में, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको उतरना पड़ा। तो हम कहाँ हैं? हम एक जानबूझकर इस पिछले दिनों में जो ऐसे हमारी अंदर की सांप्रदायिकता और कोड़ फूटा है, वैसे वही नफरत, वही चीजें महिलाओं के लिए भी फूटी है। और जो लुम्पिन किस्म की कैरेक्टर था हमारा, जो कहते हैं ना सीधे छिछोरापन और गुंडई वाला तत्व, वो खुल के सड़कों पे अब दिखाई दे रहा है और पार्लियामेंट में दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो हमने जो एक थोड़ी सी ऊंचाई हासिल की थी, हम फिर वापस वही कीचड़ में धंसते चले जा रहे हैं, और वो डिलिबरेटली किया जा रहा है। पूरा बंगाल जो महिला शक्ति के लिए जाना जाता था, कैरेक्टर उनका वो था, उसको उन्होंने ये हाल कर दिया है कि नरेंद्र मोदी का मास्क पहने एक आदमी पीछे ममता बनर्जी बना के एक औरत को ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहा है, रैली निकल रही है। हम ये कैरेक्टर बना रहे हैं और हम महिलाओं को पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं। तो हमारी इसके अलावा कोई मतलब कोई चांस नहीं है कि आप जब तक हमको 100% अपनी बराबरी की ताकत से नहीं बैठाएंगे, हम कैसे लड़ पाएंगे। तो वो फोर्स तैयार करने की जिम्मेदारी तो है ही। अब जो ये बात हो रही है कि अभी क्यों नहीं देते हो, अभी क्यों नहीं दे रहे हो, जो है उनमें से सीटें क्योंकि छोड़नी पड़ेंगी। 850 करेंगे तो फिर ज्यादा संख्या उन्हीं को मिलने वाली है। उस 850 में से भी 200 तो आप ही के हो जाने वाले हैं, 300 हम तो फिर उतने ही पाएंगे। तो ये संख्या की पॉलिटिक्स है, और आप राज्यसभा में अभी भी नहीं देने को तैयार हो। 15 साल के लिए कुल दे रहे हैं, ये है नारी शक्ति वंदन। कुल 15 साल के रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं देंगे, 850 सीटें करेंगे, उसमें से जो कोटा मिलेगा वो देंगे। मतलब संख्या पुरुषों की ही फिर से ज्यादा बढ़ने वाली है। ये नारी शक्ति वंदन की असलियत है। तो ये कुल मिला के सिनेरियो है, और नो डाउट कि हम 6% एजुकेटेड थे से हम 76% और 70% एजुकेटेड हुए हैं। हमने किया नहीं, ऐसा नहीं मानिए। शिक्षा की क्रांति, समाज में और जगहों पर खुद को साबित करने का जो काम वो महिलाओं ने खूब अच्छे से किया है, खुद को हर जगह साबित किया है। बस सवाल ये है कि आप अवसर की समानता तो दीजिए महाराज, अवसर की समानता दीजिए और थोड़ा सा सम्मान देना सीखिए, ताकि आप भी अच्छे बेहतर मनुष्य बने। हम ही नहीं, आप भी बेहतर मनुष्य बने तो ये चीजें बदलेंगी। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। धन्यवाद।